you wish to score good marks in English? आई नो हमें लगता है कि इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाना बहुत आसान है, पर ट्रस्ट मी इतना भी आसान नहीं है. सो इफ़ यू विश टू स्कोर अ गुड मार्क्स इन इंग्लिश, यू आर एट द राइट प्लेस. वेलकम बैक टू माई चैनल, वेरी ग्लैड टू सी यू ऑल हियर. और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आप किस तरीके से अपनी लिटरेचर, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर सबको मास्टर कर सकते हैं और इंग्लिश में अपने बोर्ड एग्जाम्स में एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं. ये वीडियो ना ही सिर्फ क्लास 10th के लिए है पर 12th के लिए भी है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इफ़ यू टॉक अबाउट द एग्जाम ब्रेकडाउन, somewhat you have reading for 20 marks, writing, grammar for 20 marks, and 40 marks are for literature. And I believe ये थोड़ा सा 12th में वेरी कर सकता है if I'm not wrong, and you can check it on academics, CBSE academics website. Moving forward to something which is more important than this breakdown, that is how can you master your literatures. आप अपनी लिटरेचर्स में अच्छे स्कोर कैसे कर सकते हैं. देखिए, सबसे पहले तो इंग्लिश में कुछ आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है. लिटरेचर के लिए स्पेशली आपको अपनी NCERT बुक को थरली पढ़ना है, उसको अच्छे से पढ़ना है, और जितनी भी उसमें स्टोरीज़ हैं, पोएम्स हैं, या जो भी चैप्टर्स हैं आपके, उनको अच्छे से रीड कीजिए. ये चीज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, वो इसको इग्नोर कर देते हैं, बट ट्रस्ट मी ये सच में काम करता है. एंड आई माई सेल्फ हैव ट्राइड इट. इंग्लिश कैन बी डन वेरी वेल वाइल यू आर रीडिंग स्टोरीज़. सिर्फ रीड NCERT रीडिंग करने से आपको हेल्प इस तरीके से मिलती है क्योंकि वाइल यू आर रीडिंग आपको एक स्टोरी आपके माइंड में बनती चली जाती है, जिसकी वजह से व्हेन यू आर राइटिंग योर आंसर्स इन योर एग्जाम, सो यू बिकम योर माइंड रिकॉल्स एवरीथिंग दैट यू हैव स्टडीड, और फिर आप सेम लाइन NCERT की लिख देते हैं. और जब सेम लाइन NCERT के एग्ज़ाम में लिखते हैं तो एग्जामिनर अपने आप इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि उसको लगता है कि वाह दैट्स वेरी नाइस, क्योंकि एग्जैक्ट उसको ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी है उसको पढ़ने में. सो प्रिपेयरिंग शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस एंड अवॉइडिंग ओवर राइटिंग. कई बार हम ओवर राइट करते हैं, हमें लगता है कि अगर हमें आंसर नहीं आता है या हमें आंसर आता है. ओवर राइटिंग के ये दो सबसे स्पेशल केसेस होते हैं. अगर आपको आंसर आता है तो आप बहुत ज़्यादा लिख ही देते हो क्योंकि आप सोचते हो वाह ये तो मुझे आता है, मैं सब कुछ इसमें लिख डालता हूँ. या फिर आपको आंसर नहीं आता है तो आप सोचते हो कि आंसर आता तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो लिखना है ही, चलो सभी लिख देते हैं, जो भी याद आ रहा है सब कुछ लिखते जाओ. बट ट्रस्ट मी ऐसा मत करो. अगर शॉर्ट आंसर्स की बात है और कुछ वर्ड लिमिट 40 to 50 वर्ड्स की दी हुई है तो उतना ही लिखो. अगर आप ओवर राइट करोगे यू कांट स्कोर यार, यू कांट स्कोर वेल, क्योंकि एग्जामिनर उसको पढ़ते पढ़ते ही थक जाएगा ये क्या लिखा है आपने. और जब आप ओवर राइट करते हो तो आप गलतियाँ ज़रूर करते हो. सो बी यू आर इन एनी सिचुएशन, यू नो द आंसर, यू डोंट नो द आंसर, स्टॉप ओवर राइटिंग. एंड ये ओवर राइटिंग की, या ओवर राइटिंग भी करते हैं कुछ बच्चे, कम भी लिखते हैं, उनको नहीं आ रहा तो बहुत कम लिख देते हैं. 90-100 वर्ड्स के पैराग्राफ्स या आंसर्स में आप बहुत कम लिखेंगे तो आपको मार्क्स कैसे देगा एग्जामिनर, राइट. तो ट्रस्ट मी, प्रैक्टिस करो क्वेश्चन आंसर्स. देर आर अब तो इफ़ यू विल गो फॉर गूगल यू विल गेट सो मेनी वेबसाइट्स, और उन वेबसाइट से आप और अच्छे से समझ सकते हो कि आपको आंसर किस तरह के लिखने चाहिए. और आप क्या कर सकते हो, इफ़ यू आर एसोसिएटेड विद एनी कोचिंग ट्यूशन और इवन टू योर स्कूल टीचर, आप अपना आंसर लिखो, जाओ उनको दिखाओ, दे आर देयर टू हेल्प यू. उनको दिखाओ और उनको कहो कि सर प्लीज़ चेक माई आंसर, आर दे करेक्ट. तो वो आपको बताएंगे, आपको आपकी गलतियाँ बताएंगे कि आप इस आंसर को और अच्छा कैसे लिख सकते हो. सो दिस थिंग यू हैव टू डू. और इसके अलावा एक चीज़ जो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहूँगी हु आर ऑलरेडी गुड एट राइटिंग आंसर्स, वो अपने आंसर्स में थोड़े कोट्स ऐड कर सकते हैं, कुछ न्यू फ्रेजेस, कोट्स ऐड कर सकते हैं. जब भी कोई लॉजिकल आंसर, आपको कोई आंसर लिखना है विच इज़ आस्क्ड फॉर कंपैरिजन और सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन टू यू, उनमें या एनालिटिकल क्वेश्चंस जो आपको दिए जाते हैं उनमें आप क्या करेंगे, उनमें आप कुछ कोट्स ऐड कर सकते हैं जो कि रिलेट करते हैं उस टॉपिक से. एंड दिस थिंग विल डेफिनेटली स्कोर यू वेल इन योर एग्जाम्स. नाउ इफ़ आई मूव फॉरवर्ड टू, ये तो मास्टर हो गया लिटरेचर्स का. नाउ इफ़ आई मूव फॉरवर्ड फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो सबसे पहले मैं वही बता देती हूँ जो मैं करती हूँ. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हुए मैं क्वेश्चंस पहले पढ़ती हूँ और पैसेज बाद में पढ़ती हूँ. ये क्वेश्चन भी बहुत बच्चे पूछते हैं हमेशा, और मेरा भी ये क्वेश्चन होता था मेरे टीचर से, मेरे फ्रेंड्स का भी ये क्वेश्चन होता है कि पहले क्या करें, पहले कॉम्प्रिहेंशन पढ़ें या पहले क्वेश्चन करें, क्योंकि वो सच में बहुत टाइम लेता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने में. तो
सबसे पहले मैं क्या करती हूँ बताती हूँ। आई डोंट नो ये सबके लिए काम नहीं करता है, ऑब्वियसली एवरीथिंग डजंट वर्क फॉर एवरीवन, आपको अपनी ट्रिक्स खुद निकालनी होगी। मैं कॉम्प्रीहेंशन जो पैसेज है उसको स्किप कर देती हूँ और मैं स्टडी करती हूँ क्वेश्चंस को। क्वेश्चन स्टडी करने के बाद जब मैं कॉम्प्रीहेंशन रीड करती हूँ तो जब भी मुझे कोई लाइन दिखेगी मैं कहूँगी अच्छा ये लाइन तो मैंने उस क्वेश्चन में पढ़ी है, तो आई जस्ट मैच इट एंड आई फिक्स द आंसर्स टू दैट क्वेश्चन। तो यू कैन ट्राई दिस टेक्निक एंड जितना मुझे पता है कोई भी कॉम्प्रिहेंशन और डिस्कर्सिव फैक्चुअल और इट मे बी नरेटिव पैसेज, कोई भी पैसेज मेरे सामने मैंने एग्जाम में सॉल्व किया है बहुत क्विकली मैं कर पाती थी इस टेक्निक की हेल्प से। आप भी घर पे तो ट्राई कर सकते हैं ना, अपने घर पे ट्राई कीजिए, सीधा बोर्ड में एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, एक्सपेरिमेंट यहीं करके जाने हैं। टेस्ट मैचेस हमेशा पहले खेले जाते हैं फाइनल मैच से। तो अभी आप ट्राई करिए, क्या पता आपके लिए भी ये टेक्निक काम कर जाए एंड आपके भी कॉम्प्रिहेंशन करने की स्पीड थोड़ी सी फास्ट हो जाए। मूविंग फॉरवर्ड टू राइटिंग एंड ग्रामर। राइटिंग के लिए तो कोई एक्स्ट्रा टिप नहीं है, सिर्फ यही है कि हमेशा करेक्ट फॉर्मेट लिखना चाहिए। हम कई बार फॉर्मेट में गलती कर देते हैं और हमारे मार्क्स कट जाते हैं। उसके अलावा लैंग्वेज जो कि हम हमेशा गलत यूज़ करते हैं, हम कई बार कुछ भी लैंग्वेज लिख देते हैं, हम इनफॉर्मल हो जाते हैं लेटर्स में, बट ये होने से बचिए। यूज़ अ फॉर्मल लैंग्वेज और कुछ इस तरह के वर्ड्स का यूज़ कीजिए। ज़्यादा अगर आपको नहीं आ रहा है ना लिखना तो ज़्यादा मत लिखिए, कम अगर आप कम भी लिख रहे हैं तो उसको फॉर्मल लिखिए प्लीज़, तो आपके मार्क्स नहीं घटेंगे उससे। मूविंग फॉरवर्ड, always keep it concise and to the points and if you are keeping your writing section, be you are writing an article, you are writing a letter, or you are writing any story whatsoever is in your syllabus, जो भी आप लिख रहे हो उसको कंसाइज और टू द पॉइंट लिखिए। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन मत करिए, पॉइंट लिखा डन हो गया, उसको ओवर एक्सप्लेन मत करो उसको, और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ऐसे लिख के छोड़ दिया, उसको कुछ बताया ही नहीं उसके बारे में, तो ऐसा भी मत करिए। मूविंग टू ग्रामर, आई वुड से दैट रिवाइज और प्रैक्टिस करो ग्रामर, तो उससे आता है। मैंने खुद में आई हैड रेफरेंस बुक फॉर ग्रामर के लिए रखी थी मैंने, क्योंकि ग्रामर में कोई बुक वैसे आती नहीं है स्पेसिफिकली। जो जितने भी पुराने सैम्पल पेपर्स, पुराने प्रीवियस ईयर पेपर्स और जितने भी सैम्पल पेपर होते हैं मैं उन सबकी ग्रामर सॉल्व कर लिया करती थी। वैसे करने में टाइम ही कितना लगता है, आप उसको माइंड में सोच के दिस इज़ योर रेफरेंस बुक एंड हियर योर राइटिंग, इधर से क्वेश्चन पढ़ा, इधर आंसर लिखा और बाद में उसको चेक कर लिया। इस तरीके से आप कर सकते हो, उससे आपकी ग्रामर की प्रैक्टिस हो जाती है। वैसे भी इतने ज़्यादा क्वेश्चन ग्रामर में आते नहीं है। अब इफ़ आई गो फॉर दी ऑन एग्ज़ाम डे टिप्स दैट आई वुड लाइक टू गिव यू, हमेशा स्टार्ट करो ईजीएस्ट सेक्शन से, और ये मैंने पहले भी बताया है, जो भी सेक्शन आपको सबसे आसान लगे आप उससे स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं हमेशा लिटरेचर से स्टार्ट कर देती। कई लोग कहेंगे कि ये गलत है, हमेशा राइटिंग से स्टार्ट करो। बिल्कुल राइटिंग से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि मेनी पीपल बिलीव कि जब आप एग्ज़ाम लिखने बैठ रहे हो उस टाइम पे आपका माइंड फ्रेश है, तो एट दैट फ्रेश माइंड आप अगर आप कॉम्प्रिहेंशन करेंगे तो उस टाइम पे आप उसको ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। या फिर अगर आप राइटिंग करेंगे तो आपका क्रिएटिव माइंड ऑन है, आप थके हुए भी नहीं है, तो आप ज़्यादा क्रिएटिविटी से आंसर सोच सकते हैं। पर मेरे साथ थोड़ा उल्टा होता था, मैं लिटरेचर पहले इसलिए करा करती थी, लिटरेचर का बहुत ही मेजर पोर्शन होता है, और लिटरेचर में आंसर्स में अगर फटाफट वो लॉन्ग आंसर्स भी अच्छे से लिख देती हूँ तो फिर मुझे पता होता था कि ग्रामर तो वैसे भी जल्दी कर लूँगी, और अब बचा क्या है, रीडिंग एंड राइटिंग। वो उसके लिए वो फिर जल्दी जल्दी हो जाता है, क्योंकि योर माइंड इज़ अ फ्लो ऑफ राइटिंग एट दैट टाइम। सो एंड वर्ड लिमिट पर स्टिक रहना है। एग्जाम में भले पैनिक हो जाए, आपको कोई आंसर ना आए, आपको ऐसा लगे ना, पहली बात तो पैनिक होना ही नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको आंसर नहीं आता है, क्या होगा, तो ये सोचने की बजाय काम डाउन एंड जस्ट थिंक व्हाट यू हैव स्टडीड, और उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी याद आ रहा है उसको थोड़ा लिखना स्टार्ट करो एंड यू विल गेट आंसर्स बाय योर ओन। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। एंड नीटली लिखना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में। हम कई बार बहुत स्टूडेंट करते थे, मेरे फ्रेंड्स बहुत करते थे, बहुत गंदा लिखते थे कोई तो। यू आर राइटिंग एनी वे, यू आर राइटिंग योर आंसर्स, एग्जामिनर को क्यों परेशान करना है, क्यों इतना, इफ़ यू आर राइटिंग सच एन अगली हैंड राइटिंग, examiner will take time to check it and he'll definitely cut your marks, he or she will definitely cut your marks, so don't give them a chance। अपने आप से अच्छा आंसर्स लिखो, you will get an advantage for that too। So that's it for today guys, and this is Arishtana signing up for today। and अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स हु रियली नीड देम।
And if you have any other topic for me to make a video on, do comment down below. And I'm uploading some shorts also, you can watch them out too. So that's it for today. Bye.